उगता सूरज कितना सुंदर होता है। दोनों बाहें फैलाए वो जैसे सूरज को पकड़ लेना चाहती थी, मानो बरसों बाद उसने ये उगता सूरज देखा है। एक तब जब वो और ध्रुव हनीमून पर गए थे, और एक आज। शैफी पलकें बंद नहीं करना चाहती थी, जिसे सूरज को अपनी आंखों में भर लेना चाहती थी। उसके चेहरे पर लाली मानो सूरज से ही आ रही थी। सुबह 4 बजे ही घर के सब लोग रवाना हो गए थे। कुंभ जो नहाना था। धीरे से उसने भी कहा, ध्रुव, कुंभ एक पर्व सा लग रहा है। ध्रुव ने जैसे ही उसको देखा, नहीं, मैं तो घर पर ही इंतज़ार करूँगी, हो सके तो वहाँ से गंगा जल ले आना प्लीज़। शैफी ने ऐसे ध्रुव को डर के देखा कि जैसे आज उसने शब्द ज़्यादा खर्च कर दिए हों। शब्दों की लिमिट उसे निर्धारित कर दी थी। ऐसा नहीं था कि वो सूरज को देख नहीं पाती या मना किया था। काम इतना होता था, उसे नहीं पता लगती थी सूरज कब निकला और कब छुप गया। शैफी के पास 3 दिन थे। वो उनको जीना चाहती थी, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड को। अरे शैफी, तू नहीं गई कुंभ? पड़ोस से सुनीता बोली। नहीं, घर खाली रहता ना। शैफी ने नज़र चुराते हुए बोला। पलकें जो नम थी, मुस्कुराते हुए खुद से कहा, अभी तो पहुँचे भी नहीं, गंगा जल पहले ही भेज दिया। कहकर पलकों से टपकती बूंदें पहुँच ली। घर के मंदिर पर खड़ी होकर बोली, क्यों भगवान, लड़कियाँ माँ बाप के साथ क्यों नहीं रह सकती? लड़कियों को ही क्यों घर छोड़ना है? प्रश्नचिन्ह निगाहों से भगवान को देखा, फिर हाथ जोड़कर वहाँ से हट गई। ओह, बिना नहाए आना तो मंदिर में अलाउ ही नहीं था। सॉरी भगवान, पर 3 दिन के लिए घर मेरा है, मैं हर पल जीऊँगी। कमरे में उसने नज़र घुमाई और एक स्टूल उठा अलमारी में रखी अपनी पुरानी डायरी किताबें देखने लगी। उनको पढ़कर बचपन लौट आया मानो। डायरी का एक एक शब्द उसे अजीब सा सुख दे रहा था। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। कितना सुंदर गाना था, कितना सुंदर गाता था एक कबीर। कितनी पागल थी मैं इसके लिए। ऐसा लगता था हर गाना वो उसके लिए गाता है। कबीर, वो गाना गाओगे? तू कहाँ ये बता इस नशीली रात में। तुम कहोगी तो ज़रूर। गहरी सांस लेकर उसने वो डायरी बंद कर दी और अलमारी में रखकर वो दूसरी डायरी देखने लगी। उसमें उसकी बेटियों का फ़ोटो था। जब बड़ी बेटी 2 साल की थी और वो छोटी पैदा हुई थी, सास ने घर में कोहराम मचा दिया था। बेटियों का फ़ोटो चूम उसने डायरी में छुपा दिया। बेटियों के बारे में सोच थोड़ी भावुक हो गई थी। सोचा आज नहीं तो कल मेरी बेटियां मुझे समझेंगी। तब सिर्फ मैं नहीं बल्कि हम 3 होंगे। ध्रुव का फ़ोन बस 2 ही घंटे में क्या भूल गए कहना, ऐसा मन में बोलकर उसने फ़ोन उठाया। हाँ, क्या कर रही है? वो मैं अच्छा, अपनी कहानी मत बता, दरवाज़ा ठीक से बंद रखना, घर में कीमती सामान है। कहकर शैफी ने फ़ोन रख दिया। इतनी घृणा अपने फ़ोन से उसे कभी नहीं हुई जो आज ध्रुव की आवाज़ फ़ोन से आई तब। फ़ोन को मेज पर रख वो अपनी अगली बात के लिए शब्दों का चयन सोच रही थी। अरे छोड़ शैफी, आज बस तू और मैं है, मुस्कुराकर उसने खुद से ही बोला। घंटी बजी। एकदम डर गई थी, कहीं ध्रुव तो वापस नहीं आ गए। कौन है? अरे बहू जी, हम हैं। ओह, दरवाज़ा खोल बोली। जा, आज तेरी मेरे घर पर छुट्टी है। क्यों बहू जी? आपकी माता जी? अरे मैंने कहा ना, तू जा। बहुत धन्यवाद। 2 मिनट वो अपनी चिन पर हाथ रख सोचती रही, क्या करूं, कैसे करूं। वो एक पल को भी व्यर्थ जाने नहीं देना चाहती थी। फटाफट उसने घर की सफाई कर, नहा धोकर पूजा पाठ भी कर ली। थैंक यू भगवान, एक फ्लाइंग किश भगवान को दे और कान पकड़ सॉरी हाथ जोड़कर नमन कर वो अपने कमरे में दौड़ी। पूरे घर में वो ऐसे घूम रही थी
जिसे अपने अंदर छुपी दबी खुशी को हर कोने में, दीवारों पर, फर्श पर छिड़क देना चाहती थी। गुनगुना रही थी, गा रही थी, कभी कभी बीच में डांस स्टेप भी कर लेती थी। ओह, शाम के 5 बज गए। ये समय क्यों इतनी जल्दी भाग रहा है? उसका बस चलता तो वो इस टाइम को 3 दिनों के लिए पॉज कर देती। शाम से कब रात हुई उसको पता ही नहीं चला। खुशी के उन एकांत पलों में जैसे वो नहा रही थी। रिंग बजी। ध्रुव का फ़ोन था। उठाया नहीं। 2-3 बार जब फ़ोन बार बार आया तो उठाकर बोली, जी। क्या कर रही थी? बड़ी तल्ख आवाज़ में उसने बोला। बताइए। उसने बोलना शुरू किया। हर शब्द पर आवाज़ कर्कश हो रही थी उसकी। अपनी बात क्या है, कुछ हिदायतें दें। फ़ोन रख दिया। एक पल में वो पिछले दिन की दहलीज पर खड़ी हो गई। उसे लगा ध्रुव उसके आसपास ही है। उसे कैसे मेरी खुशियों का पता चल जाता है? सोचते सोचते उसकी आंख लग गई। डोरबेल बजी, दरवाज़ा खोला। मैम साहब, बहुत देर से बजा रहा हूँ। कितना लीटर दूध दे दूँ? 1 लीटर। बस मैम साहब। दूँ? दूध वाले ने उसे देखकर कंधे उचकाए और चला गया। दूध को गैस पर रख। वो पलकें बंद कर खड़ी हो गई। अचानक उसे लगा किसी ने उसकी बंद पलकों को चूमा है। एक ठंडक भरा एहसास उसे हुआ। ये वो एहसास था जो ध्रुव ने पहले दिन उसे दिया था। शादी के शुरू का 1 हफ्ता तो ठीक बीता था, फिर उसके बाद जो बंदिशें चालू हुई उसकी बेड़ियों में वो कसती जा रही थी, पैरों से लेकर जुबां तक। कैसे चलना है, कैसे खाना है, कितना बोलना है, सबका समय, दूरी, कदम निर्धारित कर दिए गए थे उसके लिए। एक हताशा भरी फीकी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। आंसुओं का तो उसने गले में ही पी लिया था। बेटियों को तो बस उसने जन्म दिया था, पालने का काम सासू जी का था। वो तो बस बच्चों की आया थी। आज का भी पूरा दिन उसका कभी खुशी कभी गम में बीत गया। शफी अपने लिए कुछ करना चाहती थी, पर हिम्मत और जुनून दोनों सोए पड़े थे। कभी वो चाहती थी छोड़ दे सब, कुछ तो बच्चों का ख्याल आ जाता था। ससुर जी का तो होना ना होना एक बराबर था। घर में सिर्फ ध्रुव और उसकी माँ की चलती थी। शुरू में तो उसने बोलने की कोशिश की, पर फिर बेशर्म का फीता उसके मुंह पर बांध दिया था। वो सबसे अनटच्ड हो गई थी। कभी कभी उसे लगता था कि वो 2 आतंकवादियों के बीच में रह रही है और बच्चे उनके कब्जे में हैं। घर की बालकनी में वो 2 कुर्सी और एक झूला था। कुर्सी पर तो ध्रुव और सासू माँ बैठती थी। आज उसे मौका था। उसने कुर्सी पर हाथ रखकर वो बैठ गई, मानो वो पहली बार बैठी हो। सच ही तो था, वो कभी बैठी नहीं थी। कुछ न कुछ सास का सामान उस चेयर पर रखा रहता था। आज दूसरा दिन है। आज क्या करूं? शैफी अपने गाल पर एक उंगली से टैपिंग करते हुए बोली। फिर उसने अपने मोबाइल में कुछ पुराने गाने गुनगुनाने लगी। एक गाना था, कितने भी तो कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम। इस गाने को सुन वो अपनी लाइफ में थोड़ा पीछे चली गई। शैफी, तेरी शादी हो रही है, तो अगर वो ध्रुव ऐसा निकला तो सितम करने वाला? अमृता ने हंसते हुए कहा। अमृता उसकी कॉलेज फ्रेंड थी। तो क्या, सारे सितम हंसकर सहूँगी, शैफी ने ज़ोर से हंसते हुए कहा। आज शैफी को समझ में आ रहा था सितम का मतलब क्या था। शैफी, मेरे मोजे नहीं मिल रहे, ध्रुव चीख कर बोला। शैफी जो अपने बच्चों को फीड करा रही थी, बच्ची को जल्दी से पलंग पर लेटा वो कमरे में गई। ध्रुव फ़ोन पर थे। शैफी ने ड्रेसिंग ड्रॉर खोली और मुझे वहीं रख मुड़ी ही थी। पहनाएगा कौन? ध्रुव ने बहुत ही तल्ख लहजे में कहा। बच्ची रो रही है, वो भूखी है, शैफी ने डर कर कहा। तुझे जवाब देने की इजाज़त किसने दी? कहकर पलंग पर उसे धक्का दे अपना पैर उसकी गोद में रख दिया। शैफी ने जल्दी से मुझे पहनाकर कमरे में दौड़ गई। पीछे सास की आवाज़ आई। बहुत जुबान चलती है इसकी। शैफी ने झट से बच्ची को गोद में लिया और चुप कराने लगी। यह सोचकर कि वो पलंग पर बैठ गई और उस जगह हाथ फिराने लगी जिस जगह पर ध्रुव ने उसे धक्का दिया था।
उसने गाना बंद किया, चेहरे पर मुस्कुराहट देकर शीशे में खुद को देखने लगी। फिर उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली और खुद लिखने बैठ गई। आज वो अपना सारा दर्द निचोड़ देना चाहती थी उन पन्नों पर। काफ़ी देर बाद उसने महसूस किया उस सीमित शब्दों से तो कई मील आगे थी। सच, शब्दों का कितना भंडार है मेरे पास। अगला दिन भी उसने लिखने में गुजारा। बहुत हिम्मत और साहस महसूस कर रही थी। मैं गूंगी गुड़िया क्या बनी हुई हूँ? मुझे सीमित करने वाले कोई और नहीं, मैं खुद हूँ। लिखते लिखते उसमें इतनी हिम्मत जाने कहाँ से आ रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो लोग मुझे शब्दों को तोड़कर देने वाले कौन होते हैं। ये जो सितम हंस कर सहने की बात होती है, ये सिर्फ रील में होती है, रियल में नहीं। उसने घर को खुद अपने हिसाब से सेट किया, कौन सी चीज़ कहाँ रखी जाएगी ये भी डिसाइड किया। आज उसको अपना वज़न एक पंख की तरह लग रहा था। आज उसने अपनी जुबान, अपनी सोच, अपने विचारों को आज़ादी दे दी। महीने 2 महीने घर में तनावपूर्ण वातावरण था और फिर वो और उसकी दोनों बेटियां खुलकर सांस ले रहे थे। शैफी ने दूसरों के लिए सीमित दायरे निर्धारित किए। बहुत सालों के बाद आज ध्रुव, अरे शैफी सुनो भाई, हमारे लिए भी समय निकालो कुछ। धन्यवाद। एक नई रचना के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।